चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिहार बोर्ड क्लास 9th बायो चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। इस स्लाइड में तो 100 सवाल है, पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जैसे देखो, तुम भारतीय भवन का बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें तुम्हें लगभग 20 से 30 ऑब्जेक्टिव देता है। एग्जाम्स में जो है कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल जो उसमें टच नहीं करता डायरेक्ट बच्चा को। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव कराने का मकसद है कि कहीं से किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव आए तुम्हें परेशानी ना होगा। तो पूरा वीडियो को अच्छा से देख लेना, आज का भी और इसके बाद जो आएगा उसको भी। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे सवाल पे। कहता है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का पिता या जनक किसे कहा जाता है। जवाब देना है आपको, फट से अपने आप में जवाब देना है। सही है। तो वर्गीकी का जो पिता है यानी जनक है वो कहा जाता है किसे, तो कैरलस लिनियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कैरलस लिनियस को कहा जाता है ना। चलिए, कैरलस लिनियस ने जीव वर्गीकरण के लिए जो है द्विनाम पद्धति दिया था। क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इन्हीं के कारण जो इनको टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण है ना, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, बताना कौन हो जाएगा। तो ये जो 5 जगत सिद्धांत है वो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। 2 जगत सिद्धांत बोलेगा तो कौन, कार्लस लिनियस। और 5 जगत सिद्धांत की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर हो जाएंगे। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत में बांटा था। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी और 5वां हो जाएगा एनिमिलिया। यही 5 जगत में वर्गीकृत किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। कब, 1969 में। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोकैरियोटिक और एककोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक होना चाहिए और एककोशिकीय जीव होना चाहिए, उसको किस जगत के अंदर रखेंगे, बताओ फटाक से। क्या हो जाएगा आंसर बाबू, तो इसे मोनेरा जगत में रखते हैं। किसमें, मोनेरा जगत में, है ना। इसको मोनेरा जगत के अंदर रखा जाता है। अब समझो बात को। देखो, मोनेरा जगत में वे जीव आएंगे जिनमें न्यूक्लियस हो, है ना, केंद्रक हो। और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक तो हो पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसको हम बोलते हैं किस जगत में आएगा, वो मोनेरा में। जैसे कि तुम्हारा जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, ये सब किसके अंदर में आएंगे, मोनेरा जगत के अंदर। आगे का सवाल है कि अमीबा यानी पैरामीशियम तथा यूग्लिना को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है। अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है, बताओ फटाक से। किस में आ जाएगा बाबू, तो अमीबा, पैरामीशियम तथा जो यूग्लिना है वो प्रोटिस्टा जगत के अंदर आएगा। किस में आएगा, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक होना चाहिए। ठीक है ना। एक कोशिकीय अगर प्रोकैरियोटिक है तो वह तुम्हारा मोनेरा जगत में जाएगा, लेकिन एक कोशिकीय हो और यूकैरियोटिक हो तो तुम्हारा किस जगत में जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा प्रोटिस्टा के अंतर्गत। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि मशरूम और ईस्ट निम्नलिखित में से किस जगत के सदस्य हैं, मतलब कौन सी जगत में से हम रख सकते हैं। ठीक है, बताना फटाक से। क्या हो जाएगा जवाब इसका, तो मशरूम और ईस्ट एक फंगी है ना, एक कवक है। जो मशरूम खाते हो आप लोग, वो एक फंगी का एग्जाम्पल है, वह कवक जगत के अंदर आता है। ठीक है ना। जैसे कि जितने भी कवक होते हैं वह विषम पोषी है, या इसको मृतजीवी पोषी भी कह सकते हो आप। इनकी जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। जितने भी कवक हैं, कवक का जो कोशिका भित्ति है वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो कि जटिल शर्करा की बनी होती है ना। और वो जो काइटिन है वह जटिल शर्करा की होती है। आगे एक सवाल है कि पादप जगत है ना, प्लांट किंगडम की बात करिए तो उसका उभयचर कौन है। एम्फीबिया क्या है, उभयचर समझते हो, जो जल में भी रह सके और जो
ऊपर जमीन पर भी रह सके, है ना। जो स्थल और जमीन दोनों पर रहता है उसको उभयचर बोलते हैं। तो सवाल है कि पादप जगत में यानी कि पेड़ पौधों की जगत में वह कौन सी उभयचर के अंतर्गत आया, यानी किसे उभयचर हम कह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा जो है उभयचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह दोनों जगह आसानी से सर्वाइव कर सकता है। देखो ब्रायोफाइटा के बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, पर उसमें एक उदाहरण है मॉस और एक है रिक्सिया। मॉस या रिक्सिया जो कि भूमि पर उगते हैं, लेकिन निषेचन के लिए जो है वह संपन्न करने के लिए जो है जल का आवश्यकता होती है उसको। अगर निषेचन की प्रक्रिया अगर उसे संपन्न करना होगा तो क्या जरूरी पड़ेगा, उसे जल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे की सवाल है, किस पादप वर्ग में, किस पादप वर्ग के पौधों में नगन बीज पाए जाते हैं। बताना नगन बीजी किस में आते हैं। तो पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ याद होगा कि जो जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म है वह क्या होती है, नगन बीजी होती है। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जो बीज के जो फल है वह अंदर से ढके नहीं होते हैं। जैसे कि साइकस हो गया तुम्हारा, पाइनस हो गया, ये सभी जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। बात करें फाइलम की, और फाइलम में बात करें जंतु जगत की। किसका, जंतु जगत। तो जंतु जगत में जो सबसे बड़ा फाइलम है वह कौन है। तो जो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कौन हो जाए, आर्थ्रोपोडा होता है ना। चलिए आर्थ्रोपोडा में जो है जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंटेड लेग होते हैं, और पृथ्वी पर मौजूद 2/3 जीव जो है इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कीट हो गया तुम्हारा, बिच्छू हो गया तुम्हारा, केकड़ा हो गया, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। एक छोटा सवाल है, कमेंट में जवाब देना कि कीट जो है वो कितने पैर वाले होते हैं और मकड़ी कितने पैर वाले होते हैं। ठीक है, आगे है कि सितारा मछली, स्टार फिश। सितारा मछली यानी स्टार फिश एक प्रकार का फिश नहीं है। ठीक है, वह एक फिश है नहीं है। तो बताना कि यह किस संघ का जीव है। बताना यह किस संघ का जीव हो जाएगा। तो सितारा मछली जो है यह एक इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा। कहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। इकाइनोडर्मेटा की जो त्वचा है वह कांटेदार होता है, जो कि केवल समुद्र जल में ही पाए जाते हैं, और इनमें जल संवहन तंत्र भी पाया जाएगा। अब जल में बेसिक सी बात है, इसमें जल संवहन तंत्र होगा तभी तो जल में सर्वाइव करेगा। निम्नलिखित में कौन सा समतापी, समतापी यानी वार्म ब्लडेड, बोले तो ऐसा जीव जिसको गर्मी लगता होगा, है ना, ठंडा भी लगता होगा, उसको हम बोलते हैं समतापी। तो इसमें कौन सा है जो समतापी का उदाहरण है, बताना कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कबूतर यानी पक्षी वर्ग जो होता है वो तुम्हारा समतापी होता है ना। बाकी जो इसमें जो देख सकते हो मछली क्या कैटेगरी हो या सांप हो, इन सभी को हम जो है कोल्ड ब्लडेड में रखते हैं, है ना, यानी कि उन्हें ठंडा और गर्मी का एहसास नहीं होता है। पक्षी यानी एविस और स्तनधारी, ये दो जो है समतापी प्राणी होते हैं जो बाहरी वातावरण में बदलाव के बावजूद अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या है, बताना। सबसे छोटी पूछा है तो जाति हो जाएगा ना। अगर तुमसे पूछता कि सबसे बड़ा क्या है तो जगत हो जाता है ना। क्या हो जाता, जगत हो जाता। अगला सवाल है कि पौधों में संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम सबसे पहले किस समूह के में विकसित हुआ था। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन ऊतक है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि किस समूह में विकसित हुआ था, सबसे पहले पूछ रहा है सबसे पहले किस समूह में विकसित हुआ था। तो जो सबसे पहले विकसित हुआ वो था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो है सबसे पहले देखा गया था। केचुआ और जोंक, केचुआ और जोंक यानी लीच को किस संघ में वर्गीकृत किया गया है।
केंचुआ और जोंक को किस संघ में वर्गीकृत किया गया है? क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? केंचुआ और लीच को किस संघ में रखेंगे? तो जो केंचुआ है और जो जोंक है उसको हम एनिलीडा के अंतर्गत रखते हैं, एनिलीडा के अंतर्गत रखेंगे, है ना। एनिलीडा संघ के जो जीव है उसके शरीर बेलनाकार होता है, खंडयुक्त होता है और वास्तविक में उसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, यानी कि 3 स्तरीय शरीर होता है उसका। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला नाम है वह किस स्तर को दर्शाता है? तो द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम है वो वंश को दर्शाता है, जेनेटिक्स को दर्शाता है। कहता है लाइकेन निम्नलिखित में से किन 2 जीवों का सहजीवी संघ, जो लाइकेन है वो किन 2 जीवों का सहजीवी संबंध बताता है? कौन कौन सा जीव से के जो सहजीवी संबंध से जो है लाइकेन बनता है ना। कौन कौन 2 जीवों के? तो एक होता है शैवाल और दूसरा होता है तुम्हारा कवक, है ना। एक होता है शैवाल और दूसरा कवक। इन दोनों के जो सहजीवी संबंध होने से जो है लाइकेन का आविष्कार होता है, यानी हमारा जो आंसर है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और है, लाइकेन में जो शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और कवक जल एवं सुरक्षा प्रदान करता है। वायु की जो प्रदूषण का जो सूचक है वो किसे माना जाता है? तो लाइकेन को माना जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो लाइकेन को माना जाता है। छिद्रयुक्त शरीर वाले जीवों को किस संघ में रखा जाता है? छिद्रयुक्त जो शरीर है, छिद्रयुक्त शरीर वाले जीवों को किस संघ में रखेंगे? कौन सी संघ में के जीव हैं जो कि जिनमें क्या होता है, छिद्र होता है? तो वह जो है पोरीफेरा समूह, है ना। पोरीफेरा में देखा जाए तो एक ऐसे शरीर मान ले है, ऊपर में बड़ा सा छिद्र होता है, बाकी पूरे शरीर पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे कि एक तरफ से वाटर जाएगी दूसरी तरफ से निकल जाता है ना, जिससे उसमें मौजूद जितने भी मिनरल्स है उसको वह सोख लेता है। ठीक है। पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ होता है छिद्रधारी होता है। ये अचल जीवन में जो है किसी चट्टान की सतह में चिपके रहते हैं, जैसे कि स्पंज। जल स्थलचर एमीफीबिया, जल स्थलचर यानी एमीफीबिया वर्ग के जितने भी जीव हैं उनका जो हृदय है यानी कि हार्ट है वह कितने चैम्बर का होता है, कितने कक्षीय होता है। ठीक है। तो जल स्तर वाला यानी एमीफीबिया वर्ग के जितने भी जीव हैं उनका जो शरीर है वह 3 कक्षीय होता है। कितने? 3 कक्षीय। 3 कक्षीय शरीर होता है। जैसे कि मेढक हो गया, स्लैमेंडर हो गया, ये सब क्या है, जल स्थलचर है यानी कि एमीफीबिया है, और इनका जो शरीर है वो 3 कक्षीय होता है। इसमें जो कि 2 को आलिंद हो जाएगा और एक इसका नीले हो जाता है। आगे है कि आवृत बीजी पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? आवृत बीजी पौधा है उसका जो मूल विशेषता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आवृत बीजी जो पौधा है उसका मूल विशेषता यह है कि फल के अंदर बीज जो है ढका हुआ होता है, फल के अंदर बीज ढके हुए रहते हैं। और अनावृत बीज में क्या होता है कि जो है उसका बीज नगण्य रहता है, ढका हुआ नहीं रहेगा। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर होता है और फूल वाले पौधे होते हैं। एक बीजी पौधे की पत्तियां में किस प्रकार की शिरा विन्यास पाया जाता है? एक बीजी पौधे का, है ना, पत्तियों का जो शिरा विन्यास है वह कैसा होता है, मतलब किस टाइप का होता है? तो होता है समांतर, है ना, समांतर होता है। जैसे मान लो ऐसे है ना पत्तियां, तो इस प्रकार से इसका जो है बना होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बीजी पौधे जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, घास, इन सभी की जो शिराएं एक दूसरे से समानांतर होते हैं। रसधानी वर्ग के जंतुओं की प्रमुख पहचान क्या है? स्तनधारी यानी मैमिलिया वर्ग के जितना भी जंतु है उसका पहचान क्या हो जाएगा? तो पहला चीज
हम लोग जो है उसी में आते हैं। जितना भी जानवर हो, मतलब बड़े जानवर, गाय भैंस, इन सभी भी है, बंदर, ये सब जो भी है, ये भी जो है मैमेलियन स्तनधारी में आते हैं। नींद में कार्य, तो जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं उनकी पहचान ये है कि उनको तो जैसे हम हैं तो हमारे ऊपर क्या है, बाल होता है, रोम्स होते हैं। सेकंड, दूध ग्रंथियाँ उसमें होगा, क्योंकि भाई अंडा नहीं देता, वो बच्चा देता है, तो उसमें होता है दूध ग्रंथियाँ। और उसका जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी सभी क्या है, सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। स्तनधारी जीवों में शरीर पर जो है बाल है, बच्चों को पोषण देने के लिए दूध ग्रंथि और 4 कोशीय हृदय पाए जाते हैं। आगे सवाल है इसकी, सवाल यानी एल्गी किस पादप वर्ग का हिस्सा है? तो इसका जो आंसर होता है थैलोफाइटा। सवाल जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों की जो शारीरिक संरचना है उनमें जड़, तना, पत्ती का अंतर नहीं होता। इसका जो शरीर है थैलस का कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलस। प्लेनेरिया और फीता कृमि किस संघ के जीव हैं? प्लेनेरिया और फीता कृमि किस संघ का जीव है? तो प्लेनेरिया और फीता कृमि जो है ये सब प्लेटीहेल्मिन्थ के अंतर्गत आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ में आते हैं, जो कि चपटे कृमि कहलाते हैं। और इसका जो शरीर है उसके पृष्ठ पर धर रूप में एक चपटा होता है। गोल कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाएगा? गोल कृमि बोले, देखो गोल कृमि रियल में क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, लंबा और लचीला होने के कारण हमेशा मुड़ जाता है, जिस कारण से उसे गोल कृमि कहा जाता है। ठीक है, तो गोल कृमि को हम किस संघ के अंतर्गत रखेंगे? तो जो गोल कृमि है वो तुम्हारा निमेटोडा के अंतर्गत आएगा, है ना। घोंघा यानी स्नेल और सीप यानी मसल किस संघ के अंतर्गत आते हैं? घोंघा और जो सीप है वह किस के अंतर्गत आएंगे? तो घोंघा और सीप जो है मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। किसके? मोलस्का में। मोलस्का समूह में होता क्या है कि उसके शरीर पे जो है एक पतली और लचीला आवरण होता है, लेकिन उसका जो शरीर है वह कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, ढका होता है। हाइड्रा और जेलीफिश, हाइड्रा और जेलीफिश ये जो है किस संघ के अंदर आएंगे? हाइड्रा और जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो हाइड्रा और जेलीफिश जो हैं वह सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आएंगे। सिलेंट्रा संघ के जीवों में देहगुहा पाई जाती है तथा स्पर्शक यानी दंश कोशिका